प्रिय छात्राओं, आपका द्वितीय वर्ष पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत। आज हम राजनीति विज्ञान के पेपर सेकंड का शुभारंभ कर रहे हैं। प्रिय छात्राओं, इस पेपर का नाम है भारत की राजनीतिक व्यवस्था। इस पेपर के दो भाग हैं। पहला भाग भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उससे पहले की भारत की संवैधानिक और राजनीतिक स्थिति, तथा इसका दूसरा भाग है 1947 के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में किस प्रकार से संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण हुआ और किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था बनी और वह आज तक कैसी चल रही है। तो छात्रों, हम इस पेपर के पहले भाग का, जो 1947 से पहले का है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें भी प्रिय छात्राओं दो भाग हैं। पहला भाग जो संवैधानिक सुधारों के संबंध में है, 1947 तक भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कौन कौन से संवैधानिक सुधार हुए। दूसरा भाग है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात आखिर भारत में किस प्रकार का राष्ट्रीय आंदोलन चला जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने में मदद की। छात्रों, हम पहले भाग का प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि पहला अंग्रेज व्यापारी सर टॉमस रो सन 1600 में ब्रिटिश रानी का राजपत्र लेकर व्यापार के लिए आज्ञा पत्र लेकर आया। इस सर टॉमस रो ने उस समय के मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के दरबार में अजमेर में इस आज्ञा पत्र को प्रस्तुत किया और व्यापार करने की अनुमति मांगी। शाहजहाँ ने इनको व्यापार करने की अनुमति दी और तभी से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार प्रारंभ हो गया। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि प्रारंभ में जो अंग्रेज व्यापारी भारत में आए थे, वे मसालों का व्यापार करने के लिए आए थे। भारत मसालों के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा भारत स्वर्ण, कपड़ा, इस क्षेत्र में भी भारत की महान उपलब्धि थी। तो इन सब का व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी भारत में आए। धीमे धीमे इनका व्यापार बढ़ने लगा। व्यापार बढ़ने के साथ ही इनमें भारत के प्रति राजनीतिक आकांक्षा का भाव जागृत हुआ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि भारत हजारों छोटे छोटे राजनीतिक भूभागों में बटा हुआ है, छोटे छोटे राजतंत्र हैं जो कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो उनको लगा कि क्यों नहीं हम यहाँ अपने सैनिकों के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था पर वर्चस्व कायम कर लें। ईस्ट इंडिया कंपनी के इस भाव ने भारत में उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं को जागृत करने का काम किया और धीमे धीमे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में साम्राज्य स्थापित हो गया तो फिर यहाँ पर शासन व्यवस्था को कानूनी रूप देने की भी उन्होंने कोशिश की। 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट, इसका निर्माण किया गया और इसी समय से भारत के लिए चार्टर एक्टों की शुरुआत हो गई। हर 20 वर्ष बाद एक चार्टर एक्ट बनाया जाना था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी को राजनीतिक गतिविधियों की मान्यता मिल गई। इसमें दो सुधार थे, एक तो 1781 का संशोधनात्मक एक्ट तथा दूसरा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें रेगुलेटिंग एक्टों के एक्ट के दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया गया। 1773 के बाद ये चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 और फिर 1853 तक चलते रहे। हालांकि इन सब चार्टर एक्टों का एक प्रभाव पड़ा कि धीमे धीमे ब्रिटिश
शासन ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को कम करना शुरू किया और अपना उस पर प्रभाव ज़्यादा जमाना शुरू किया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अन्य व्यापारियों को भी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नहीं थे, उनको भी उनका भी अन्य व्यापारियों को भी व्यापार की सुविधा दी गई। 1853 के चार्टर से भारत में संसदीय प्रणाली का सूत्रपात हुआ तथा व्यवस्थापन तथा कानून निर्माण के लिए कार्यकारी परिषद का विस्तार हुआ। 1858 में भारत में बहुत बड़ी घटना घटी। भारत में स्वतंत्रता का संग्राम हुआ। इस स्वतंत्रता संग्राम में भारत के लोगों ने अंग्रेजी शासन को उखाड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन किसी कारण से समय से पहले ही यह स्वतंत्रता संग्राम विफल हो गया और अंग्रेज साम्राज्य की नींव और अधिक मजबूत हो गई। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि 1858 का भारत सरकार एक्ट या रानी का घोषणा पत्र सामने आया। इस एक्ट के द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से पूर्ण रूप से निकलकर सीधे ब्रिटिश सम्राट के अधीन हो गया। समस्त शक्तियां भारत के लिए बनाए गए गृह मंत्री में समाहित कर दी गई। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 बना। इसमें दो प्रावधान थे। इसमें गवर्नर जनरल ने भारतीय लोगों को भी कानून बनाने की प्रक्रिया से सीमित रूप से जोड़ा तथा नंबर दो मद्रास तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी या अन्य प्रांतों में व्यवस्थापिका या कानूनी शक्तियों को फिर प्रदान किया। इन्हें 1833 में छीन लिया गया था। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद में इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में अस्तित्व में आया और यह इसलिए अस्तित्व में आया क्योंकि 1885 में भारत में एक बहुत बड़ी घटना हुई। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना एक अंग्रेज प्रशासक A.O. ह्यूम के द्वारा हुई और इसमें कांग्रेस की स्थापना के पीछे भी अंग्रेज़ों का उद्देश्य यह था कि भारत के उदारपंथी लोगों का एक ऐसा समूह या दल बन जाए जो सीमित रूप से अंग्रेज सरकार से साधनों की या राजनीतिक स्वायत्तता की बात करे। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 बनाया गया। इसमें अंग्रेज़ों के सामने राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना मांग पत्र रखा। इसके बाद सभी काउंसिलों की सदस्यता में वृद्धि की गई, जिससे भारतीय लोगों को सर्वोच्च स्तर पर विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान हुआ और प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी। साथियों, हालांकि इतने सारे एक्ट ब्रिटिश शासन ने बनाए, लेकिन ये सभी भारतीय लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल थे। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो पहले उदारवादियों का प्रभाव था वह धीमे धीमे समाप्त होता रहा और 1905 के आते आते भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्र विचार के लोगों का आधिपत्य हो गया। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल की तिकड़ी ने उग्र कांग्रेस की विचारधारा को जन्म दिया, जिसमें इन्होंने सीधे सीधे स्वराज्य की बात की, स्वदेशी की बात की, पूर्ण राजनीतिक स्वायत्तता की बात की। तो उनके इस आंदोलन को देखकर अब तक का सबसे बड़ा 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, भारत में लागू किया गया। इसको लागू करने के पीछे उद्देश्य था कि 1892 के काउंसिल एक्ट ने भारतीय लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया था। भारत में बढ़ रहे राजनीतिक असंतोष और विश्व स्तर पर
हो रहे परिवर्तनों के दबाव में 1909 में मार्ले मिंटो सुधार योजना पर आधारित भारत परिषद अधिनियम 1909 को प्रस्तुत किया गया। साथियों, इस अधिनियम की कुछ मुख्य बातें थी जिसे मैं बिंदुवार बता रहा हूँ। नंबर 1, इसमें केंद्रीय व प्रांतीय विधायिनी परिषदों में विस्तार किया गया। गवर्नर जनरल की विधायिनी परिषद, केंद्रीय विधायिनी परिषद और प्रांतीय विधायिनी परिषद में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। नंबर 2, विधायिनी परिषद के अधिकारों में वृद्धि हुई। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मिली। बजट पर बहस करने और प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। सार्वजनिक हित के प्रश्नों को उठाने का अधिकार तथा मतदान का अधिकार भी दिया गया, लेकिन अध्यक्ष का ही पूरा नियंत्रण रहा। कुल मिलाकर यह अधिकार तो दिए गए, लेकिन गवर्नर जनरल या उसके जो भी अधिकारी थे उनका ही पूर्ण रूप से नियंत्रण था। नंबर 3, केंद्रीय विधायिनी परिषद में सरकारी सदस्यों का ही बहुमत रखा गया, जो कि एक ठीक बात नहीं थी। नंबर 4, हालांकि प्रांतीय विधायिनी परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई या उनका बहुमत रखा गया, जो कि एक महत्वपूर्ण बात थी। नंबर 5, कार्यकारिणी परिषदों में भारतीय लोगों की नियुक्ति की गई तथा कार्यकारिणी परिषदों के स्वरूप का भी विस्तार किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में लॉर्ड सिन्हा को प्रथम भारतीय विधि सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। यह भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। लेकिन इस अधिनियम की जो सबसे खराब बात थी वह थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ। हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने के लिए इस अधिनियम में मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, उनके लिए प्रारंभ किया गया और उनके लिए उनकी संख्या से अधिक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए गए, जो कि बहुत गलत था। इसने भारत में हिंदू और मुस्लिमों में लड़ाई की नींव रख दी। नंबर 7, बहुत सीमित एवं पक्षपातपूर्ण ढंग से भारत के लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया। नंबर 8, निर्वाचन के लिए भी कठोर और पक्षपातपूर्ण योग्यताएं रखी गई। नंबर 9, भारत के कुछ क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व से वंचित रखा गया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, अजमेर, मेरवाड़ा आदि क्षेत्र सीधे गवर्नर जनरल के आधिपत्य में ही रखे गए। 1909 के अधिनियम का हमको मूल्यांकन भी करना चाहिए। इसकी विशेषताओं का तो हमने अभी जिक्र किया, लेकिन इसमें अच्छाइयों से ज़्यादा बुराइयां थी, इसलिए इसका मूल्यांकन आवश्यक है। इस अधिनियम का उद्देश्य कांग्रेस के उदारवादी नेतृत्व को खुश करना था, जिससे कि उनका सहयोग मिलता रहे और भारत में नवीन राष्ट्रवाद की धारा को कमज़ोर किया जा सके। लेकिन सभी ने इसकी आलोचना की, चाहे वो कांग्रेस के उदारवादी धड़े के लोग हों या कांग्रेस के उग्रवादी धड़े के लोग। उन्होंने निम्न बिंदुओं पर इसकी आलोचना की। नंबर 1, इस अधिनियम की सबसे खराब बात सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी। इसने देश में विभाजन व विघटन के बीज बो दिए। नंबर 2, इस अधिनियम से उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। नंबर 3, भारत के लोगों को सीमित मताधिकार दिया गया तथा निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष दिया गया। नंबर 4, भारत के लोगों के लिए पक्षपातपूर्ण मताधिकार दिया गया। नंबर 5, विधायिनी परिषदों में सरकारी लोगों का बहुमत रखा गया। नंबर 6, निहित स्वार्थों को प्रोत्साहन दिया गया। और नंबर 7, इस अधिनियम ने भविष्य के लिए कोई दिशा नहीं बताई। कुल मिलाकर यह अधिनियम भी भारतीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला नहीं था। इसकी बहुत आलोचना हुई और इसके बाद भारत में राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ हुए। राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में उग्रवादी धड़े ने 1916 तक अनेक प्रकार के आंदोलन किए और फिर 1916 में महात्मा गांधी के आने के बाद महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व को संभाल लिया। धन्यवाद।